जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो हिस्से तो खत्म हुए और तीसरा हिस्सा अब आ गया। जी, जी। और अभी गालिबन अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आपने अपनी बचपन की जिंदगी कवर कर ली, स्कूल लाइफ कवर कर ली। अभी बात होनी भी है, बात तो भी आगे शुरू होगी, जी, सही। क्योंकि आखिरी बार जो गालिबन आप बायस से निकल के और फिर डीएचएल में चले गए थे। जी, अब जी। थोड़ा सा डीएचएल से आगे बढ़ी ताकि उस मौजूद पर हम बात शुरू करें, इस मौजूद के लिए आपको मैंने जहमत दी है। जी, दुरुस्त। डीएचएल के दरमियान में रहते ही मुझे लाहौर में काम करने का मौका मिला, फिर मैं लाहौर चला गया। तो कुछ 7 साल मैंने लाहौर में गुज़ारे। वहीं पर फिर मैंने जब डीएचएल छोड़ने का फ़ैसला किया, तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, और मैं उसमें अपने करियर में कहता हूँ कि पहली दफ़ा मैंने फ्लर्ट किया, और जिसका मैं कैमरे के सामने एतराफ़ कर सकता हूँ। यानी शादी के बाद फ्लर्ट किया आपने? जी, दुरुस्त। अच्छा। लेकिन प्रोफ़ेशनली। वो इस तरह था कि मैं सेल्स मार्केटिंग छोड़ के एचआर में मैं अच्छा। चला गया, और मैं ग्रुप एचआर मैनेजर बना सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, जी। जो बहुत अच्छा मेरा तजुर्बा था। आम तौर पे हम पाकिस्तानी कंपनियों के लिए, अब तो खैर कम, अब तो जो उनकी नई नस्ल आ रही है वो सारी बहुत बाहर से क्वालिफाइड है, लेकिन सेठ कल्चर कहा जाता है। तो मैं सन 2000 में सर्विस इंडस्ट्रीज़ में रहा, लेकिन वहाँ मैंने कतई सेठ कल्चर नहीं पाया। बहुत शानदार, वेरी प्रोफेशनल पीपल, और आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद देम। लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि मुझे अपनी फैमिली रीजंस की वजह से कराची आना पड़ा। और उस पे भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब मैंने, आपकी कता कलामी होगी जरा सी, जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मेरे बहुत से दोस्त अहबाब मेरे बहुत से बड़े सुनने होंगे। सेठ कल्चर में मैंने बदतरीन सेठ कल्चर अगर देखा है तो कॉर्पोरेट सेठ का। सही, बिल्कुल। आगे आपने ये जो कहते हैं ना, यू हैव हिट द बुल्स आई, आपने 100% कॉर्पोरेट सेठ से ज्यादा बदतरीन कल्चर मैंने सेठ कल्चर कहीं देखा। चलिए आगे। जी, हम इस पे इंशाल्लाह बात भी करेंगे। तो हुआ है कि जब मैंने रिज़ाइन किया तो मुझे सर्विस के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बुलाया, और उन्होंने 2 जुमले बोले, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई मेरी उससे अलावा या बहुत कम मौक़ों पे इस तरह हुई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया कमरे में बैठा, तो उन्होंने मुझे कहा कि सुहेल, आई हैव हर्ड दैट यू हैव रिज़ाइन्ड। तो मैंने कहा दैट्स करेक्ट सर। तो उन्होंने कहा व्हाटएवर योर इश्यूज़ आर, कंसीडर इट डन, अप्रूव्ड, नाउ टेल मी व्हाट आर योर इश्यूज़। क्या बात है। तो आप सोच लीजिए कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने ये कहा कि मतलब हमने सुना है कि आपने रिज़ाइन किया, और जिन वजूहात के बिना पे किया, जो भी वजूहात हैं, समझे वो सब हल हो गई, और अब बताइए वो वजूहात क्या है। अच्छा, मैं समझा कि सर्विस वालों ने बुलाया होगा तो उन्होंने कहा भाई आप रेजिग्नेशन वापस लेते हैं और तारू जूता। वो तो जूते बेचे थे ना। जी, दुरुस्त आप ये कह रहे हैं, लेकिन खैर उनकी टेंडरी भी हाँ। रही, बहुत सारे वो रहे। शायद वो जूते ज़रूर बेचते थे, लेकिन दिल उनके सोने के थे। क्या बात। मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए। खैर, तो वो बहरहाल मैंने उन्हें बताया कि मैं फैमिली वजूहात की बिना पे, देन आई एंडेड अप विद जिलेट, जो कि बहुत ब्रीफ स्टे था। फिर टीसीएस में मैं रहा, वहाँ से फिर अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स में मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया, और सबसे आखिर में जो मैंने कोई 2009 में अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा मुनफरिद और मुख्तलिफ और दिलचस्प तजुर्बा किया, जब मैं एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को ज्वाइन किया, और मैंने पीआईए को एज ए जनरल मैनेजर ज्वाइन किया। एक मिनट ठहर जाए, अलमीजान कितना अरसा हो रहा है? अलमीज़ान कोई तकरीबन 3 साल से कुछ थोड़ा अरसा, 2005 से 2008 एग्जैक्टली। आपको पता होगा कि अलमीजान से मेरी बड़ी उनसीयत है, मैं उसका फाउंडर कंपनी सेक्रेटरी और फाउंडर डायरेक्टर था उसके अंदर ये। और मैंने आपकी शोहरत सुनी थी। मेरा अगरचे ज़्यादा इंटरेक्शन वहाँ के एम्प्लॉइज से होती थी जो मैं बोर्ड में था ये, लेकिन मैंने आपकी शोहरत सुनी थी कि आप इश्तहारात वगैरह आपने बड़े अच्छे बनाए थे, कि ये सही है? जी, दुरुस्त। एक ही उनके लिए हमने टीवीसी बनाया था, और जो कि हमने मलेशिया में शूट किया था, कोलालमपुर में। वो बहुत माशाल्लाह अच्छा गया था, हालांकि उसमें बड़े चैलेंजेस थे। आप तो खुद आपने जैसे कहा, मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मैंने आपको आते जाते दफ्तर में देखा है, आप कुछ और लोगों से, सीनियर लोगों से वहाँ मिला करते थे। मैं खैर सेल्स मार्केटिंग हेड था, तो मेरा आपसे बिलमुशाफा वहाँ वो तारुफ आपने नहीं मुझे हुआ। सिर्फ शेरवानी से याद रखा होगा, वो शेरवानी में ही बड़ा बदनाम किया। जी। तो खैर वो वहाँ पे चैलेंजेस थे, लेकिन वो हमने पूरे किए। अच्छा, वो आपने टीवीसी मलेशिया में शूट किया था? जी, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है कि उसे गवर्नमेंट एफटीसी की बिल्डिंग की से बैक साइड से दिखाते हैं, वही एफटीसी जी, वाले? बिल्कुल, वो वही था, और उसपे बहुत सारे क्रिएटिव चैलेंजेस थे कि हम कैसे दिखाएँ। तो वो अच्छा, उसमें ये था कि आमतौर पे आप जानते हैं कि टीवीसी में म्यूज़िक होता है। मुझे बता दिया गया था कि म्यूज़िक हो नहीं सकता शरिया कंप्लायंट के तौर पे रहने के लिए। तो हमने उसमें जो एक वाहिद आवाज़, एक तो हमने वो जिस तरह लोग इंटरैक्ट करते हैं वो आवाज़ें थी, और एक जगह पे जहाँ मस्जिद दिखाते हुए अल्लाहू अकबर कहा था।
और फिर आखिर में जो एक चैलेंज था, जो कि मैं समझता हूँ कि जो तशहीर की दुनिया से या इश्तिहार की दुनिया से वाबस्ता है, कि वो लोगों को ये दिखाना था कि वो अल मीज़ान के दफ्तर में दाखिल हो रहे हैं। जी अच्छा, जी जब जी जी। दाखिल होते हैं तो आप पीठ दिखाते हैं। हाँ, अब पीठ दिखाना हमारे यहाँ हर तरह से मायूब समझा जाता है सही। कि आप पीठ दिखा के भाग गए। तो वो एक बड़ा क्रिएटिव चैलेंज था। तो हमने इस तरह से किया था कि एक बहुत रोशनी, जिसको हमने एक तरह से नूर या पाकी, क्योंकि आप चूंकि इस्लामिक सरमायाकारी में आ रहे हैं, तो वो रोशनी दिखाई थी, कि वो रोशनी इस तरह दिखाई कि वो पीठ जो है वो लोगों के जहन से महव हुई। तो क्या उसमें काफी बात है। क्रिएटिव चैलेंजेस थे जिसको हमने यानी मिलके। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाबंदियां हैं, अगर कोई आदमी क्रिएटिव है तो उसको नए रास्ते देती हैं। और बिल्कुल। मुझे अंदाजा है, क्योंकि अल मीज़ान का जो शरिया बोर्ड कितना सख्त था, वही मीज़ान बैंक से मेरा ताल्लुक था, वो इतना तो इससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इससे रास्ते निकालने चाहिए कि रास्ता कैसे हो, कि जो पैरामीटर्स है उसमें रहते हुए क्या क्रिएटिविटी क्रिएट किया है। तो ये एक अच्छा अपने वो। जी दुरुस्त, वो जिस तरह कहते हैं ना कि पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, while the opportunist sees opportunity in every difficulty. तो हाँ, अगर इफ यू आर opportunist, तो you will take it as an opportunity, not a difficulty. बिल्कुल सही बात है। तो आप एस सर्विस में आप एचआर में थे, जी दुरुस्त। और अल मीज़ान में आप चले गए मार्केटिंग की तरह। नहीं, उससे पहले तो मैंने जिलेट ज्वाइन किया, हाँ, और जिलेट में मैं मार्केटिंग प्लानिंग हेड था। और जब मैंने एक दोस्त से कहा कि मैं वापस कराची जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मल्टीनेशनल में जाऊँ और नेशन वाइड पोर्टफोलियो, तो उसने कहा ये नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। लेकिन जिलेट में मेरा स्टे बहुत ब्रीफ रहा। फिर 4 साल टीसीएस में मैं रहा, वहाँ पे भी मैं सेल्स हेड रहा। तो मैं वापस मार्केटिंग में जिलेट के थ्रू आया, फिर अच्छा। टीसीएस कंटिन्यू किया, और मतलब आपका फिर करियर का बड़ा हिस्सा जो था वो मार्केटिंग का था। जी दुरुस्त। और गालिबन अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, उसी लिहाज से आपने काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं मार्केटिंग की टीम्स को ट्रेन करने के लिए। जी दुरुस्त, और बिल्कुल। आपको एक एचआर का आपका फ्लेवर एक अलग से हम बात करेंगे ये, जी कि भई किस तरीके से लोगों को डेवलप किया जाए कि वो इदारे के लिए असासा बने। जी दुरुस्त, बिल्कुल सही। असल में ट्रेनिंग तो खैर एक बहुत ही लाजमी जुज़ रहता ही है। इसके अलावा चूँकि एक अल्लाह ताला ने मौका दिया था कि मैं ब्रिटिश काउंसिल का रिसोर्स ट्रेनर भी रहा, अच्छा, और उनके पब्लिक वर्कशॉप जो है मैं कंडक्ट किया करता था। मेरे 4 प्रोग्राम उनके पास थे, जब तक उनका एमडीसी फ़ाल था यहाँ पर। अब तो एमडीसी ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ से मैं कंडक्ट करता रहा। मैंने इवन अब्दुल्ला यूसुफ के ज़माने में, उस ज़माने में सीबीआर होता था, जिसको आप जी, 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 एफबीआर जी, 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 कहते जी, हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल को लिखा था। ये गालिबन परवेज़ मुशर्रफ साहब के बड़े करीबी दोस्त अब्दुल्ला यूसुफ साहब। जी, जी, मुझे अंदाज़ा है, आप मेरा ख़्याल है एक मखसूस वीडियो की तरफ आपका इशारा है। नहीं, मैंने तो कोई डांस वाली वीडियो बात ही नहीं की है। नहीं, मैंने तो डांस ही की बात नहीं की। जी, दुरुस्त। तो उसमें मैंने फिर जो सिंध और बलूचिस्तान के जो सीबीआर और अब एफबीआर के प्रोफेशनल थे, उनको मैंने पब्लिक स्पीकिंग पे लेक्चर्स दिए थे। आईबीए में ये हुआ था, तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत। तो वो यूँ समझ लीजिए कि ट्रेनिंग हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रही है, और मैं चाहता था। असल में इसका आगाज़ डीएचएल के ज़माने में हुआ था। जी, थोड़ी जी। देर के लिए हम ज़रा पीछे चले जाते हैं। उसमें ये हुआ था कि हमारी भूरबंद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, हुँ। तो दिन बहुत अच्छा गया। जैसे मैंने कहा, मैं पार्टिसिपेट करता रहा था। तो जब ख़त्म हुआ दिन, और शाम के लिए हमारे पास ख़ासा शरिया और गैर शरिया कंप्लायंट प्रोग्राम थे हमारे पास, जो हमें करने थे। तो ट्रेनर ने कहा कि अगले दिन वो कौन ये सारी रुदात दोहराएगा जो आमतौर पर ट्रेनर्स करते हैं। तो कोई तैयार नहीं था, सबको निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का इल्म था। तो वो कुरा मेरे नाम निकल आया हाँ। कि मैं करूं। तो खैर वो कुछ बन गई। उसमें किसी एक दोस्त ने आके, उस जमाने में तो चूंकि ओवरहेड प्रोजेक्टर होते थे, तो स्लाइड बनाई, तो मेरे जी, साथ जी। एक और साहब को बैठा दिया। वो तो खैर सारी रात नहीं रहे, मैंने कुछ स्लाइड्स बना ली थी। और वहां से फिर मैं ट्रेनिंग के लिए आइडेंटिफाई हुआ, और बहरीन में मैंने ट्रेन द ट्रेनर की ट्रेनिंग ली, जो कि हमारा रीजनल ऑफिस था। अच्छा। और फिर मैं डीएचएल में कुल वक्ती नहीं, कुल वक्ती तो मेरा सेल्स का काम था, बट जुज़ वक्ती जो है वो ट्रेनिंग कंडक्ट करनी शुरू कर दी थी मैंने। वैसे वो भी दौर अजीब था कि जब ट्रेनिंग के लिए सारा रिलायंस जो होता था, वो स्लाइड से होता था। जी, जी। और बाद में तो बहुत सारा वो इसमें जो जब से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आई, म्यूजिक दम धमाका ये वो सब स्टार्ट हुआ। मुझे याद है कि मैंने भी इत्तेफाक से एक दफ़ा लम्स में एक कोर्स किया था, 15 दिन का कोर्स था वो। और वो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज वहाँ रखा था कि सर्विसेज कैसे एक्सेल किया है। तो हमें जो ट्रेनर आते थे वो बाकायदा एक सिंपल स्लाइड लेके आते थे, इसमें किसी किस्म का कुछ नहीं, और इस बात पे फोकस करते थे कि जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दें तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में हो, 8 लाइनें से ऊपर ना हो, इतने ज़्यादा ना हो, कोई कलर्स नहीं, कुछ नहीं, ताकि आपके जो ट्रेनी है उसका फोकस उन पॉइंट के ऊपर रहे।
जी बिल्कुल दुरुस्त। असल में वो इस तमाम चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन कहते थे। जी, जी, जी। जी, ये जितनी ज़्यादा आप कलर ये वो लवाज़मात डालेंगे ये डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो अगर आप फ़ोकस करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें अच्छा, सच्ची बात है कि मैंने तो डिस्ट्रैक्शन को एज़ अ स्ट्रेंथ हमेशा इस्तेमाल किया है। मुझे मालूम था कि 3 घंटा बोलना है तो लड़के तो बोर हो जाएँगे। तो कुछ दिखा दो उनको थोड़ा बहुत पिछले के साथ वापस आ जाए क्लास के अंदर। जी, दुरुस्त, दुरुस्त। तो ये ट्रेनिंग में बहुत वो रहा और हम जो है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर से मल्टीमीडिया तक गए जो आपने जी, जी, फरमाया जी। पावर पॉइंट और फिर ख़ैर उसमें इमेजेस और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई और वो फिर ग्राफ वगैरह जैसा। जी, तो इस तरीके से आपका करियर का बड़ा हिस्सा तो सेल्स एंड मार्केटिंग का रहा, छोटा आपका एचआर का रहा। जी, दुरुस्त। तो वहाँ से आप डीएचएल, टीसीएस वगैरह होते हैं, ये सब इन अ वे आपके सेल्स एंड मार्केटिंग के स्किल्स को इसने जिला बख्शी है। पीआईए में क्या किया आपने? जहाज उड़ाया? नहीं, जहाज़ मैंने भरे। भरे? जी, अच्छा, अच्छा। जहाज़ उड़ाए नहीं क्योंकि उसके लिए हमारा जो फ्लाइट ऑपरेशंस का एक अलग डिपार्टमेंट था। मैंने उनको जॉइन किया था, उनका उस ज़माने में एक कोरियर का शोबा था, चूँकि मेरा कोरियर का एक्सपीरियंस था स्पीडेक्स, तो उसके जनरल मैनेजर के तौर पे जॉइन किया। बाद में उसके 2-3 माह बाद ही मुझे कार्गो की ज़िम्मेदारी दे दी गई। तो उस साल जो कार्गो का जो अचीवमेंट आई थी, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि एमडी साहब चाहते थे कि 5 बिलियन से ऊपर तो उनकी ख्वाहिश थी कि मतलब 5 बिलियन से ऊपर आए क्योंकि 5 बिलियन कभी नहीं किया था पीआईए ने। तो जो साहब थे वो करने को तैयार नहीं लॉस? थे। नहीं रेवेन्यू। वरना आजकल तो अगर आप बात करें मतलब लॉस ही सोचेंगे वही। उसकी एक अलग वजूहात है, आप जी, जी। चाहेंगे तो हम इस पे भी बात कर लेंगे इख्तिसार के साथ। तो खैर मुझे 5.5 बिलियन के टारगेट के साथ दिए गए। उनको 5 बिलियन करने की दी जा रही थी, वो नहीं करने को तैयार थे। लेकिन जब मुझे लाए तो मुझे 5.5 बिलियन का टारगेट दिया गया था कार्गो के लिए और मैंने 6.31 बिलियन अचीव किया था। वाह! तो तकरीबन 800 मिलियन जो है वो अपने टारगेट से मैं ऊपर गया था। अच्छा। और वो क्या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी आपने कि अगली बार के लिए टारगेट फिर बढ़ जाएगा? नहीं खैर वो ज़माने में पीआई के पास 40 जहाज़ थे, जी। जिसमें से कोई 6 747 थे, जो है वो 6 उसको छोटे जहाज़ हुआ करते थे, जो हमारे पास 737 थे और जो तकरीबन 12 एयरबस थी और बाकी 777 थे। तो बहुत कैपेसिटी थी, वो तो खैर पीआईए फिर ग्रेजुअली ज़वाल पज़ीर तो खैर कब से वो हो रही थी, वो होती चली गई और फिर जो है वो हमारे पास वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ही नहीं रहे कि कार्गो हो, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट आ गए जो डोमेस्टिक सेक्टर पे उड़ रहे हैं। इवन मुझे पीआईए के डायरेक्टर मार्केटिंग के तौर पे भी 2014 में मैं कोई 6-7 महीने मुझे काम करने का मौका मिला। उस ज़माने में भी रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे थे, फिर मैं हटा दिया गया, वो भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। तो खैर किसी को नाराज़ तो नहीं कर दिया आपने? आप कहना चाहिए कि वो जो भी हमारे उस वक़्त वज़ीर के ओहदे के बराबर उनको दिया गया था, वो वज़ीर तो नहीं थे, लेकिन मैंने उनको मुँह पर उनके जो उन्होंने काम कहे थे वो कहने करने से इनकार कर दिया था। ये तो आप जनता हैं, ये काफ़ी नहीं है आपके लिए। नहीं, मैंने उन्हें कहा कि जो वो चाह रहे हैं मुझसे करने के लिए, वो पीआई के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और अगर वो ये चाहें तो मैं ये बात लिख के देने को तैयार हूँ और अगर इसके बाद ऐसा ना हो जो मैंने लिखा है, तो उनका जूता और मेरा सर। लेकिन वो ये चाहते थे कि मैं उस जुज़ियात में जाए बगैर सिर्फ़ उस पे दस्तखत कर दूँ। यस सर। जी, उससे मैंने इनकार किया था और वहाँ पे भी एक दिलचस्प बात हुई थी और ये बात करके फिर हम उसको पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन वहाँ थे जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे और मैंने चूँकि इनकार किया था करने से तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे सारा कुछ समझाया। जो भी कुछ उन्होंने कहा था मैं उस जुज़ियात में जाए बगैर। तो मैंने उनसे कहा कि जो आप कह रहे हैं अगर ऐसा है और ये फ़ाइल पे आ जाए तो मुझे दस्तखत करने में कोई आर नहीं है। क्योंकि वो मेरा ख़्याल था कि दरोगोई से काम ले रहे थे। उन्होंने कहा ये फ़ाइल पे तो नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कि फिर मैं शायद दस्तखत ना कर सकूँगा। तो वो साहब जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे वहाँ बैठे हुए थे, वो एकदम से उठे और उन्होंने कहा कि सर आप इन पे खामख़ा वक़्त ज़ाय कर रहे हैं, इनकी तो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ये बात समझ सकें। अब ये डायरेक्ट अटैक और बहुत नाज़ेबा जुमला था। मैं ख़ैर ख़ामोश रहा, 2-3 जुमले चलने दिए और उसके बाद मैंने उन साहब से जो कि हमारे वैसे तो वो मुशीर थे लेकिन उनका ओहदा एक वज़ीर के बराबर था। तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरा ये ख़्याल है कि वो तमाम लोग जो इस मुआहदे के डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, उनको एथिकली और प्रोफ़ेशनली इस कमरे में नहीं होना चाहिए था। तो मैंने नैले पे दहला उनको जवाब दिया था, तो वो खड़े हो गए, उसका क्या मतलब था? तो वो वज़ीर साहब को लगा कि कहीं ये दोनों गुत्थम-गुत्था ना हो जाएँ, तो उन्होंने ना सिर्फ़ उसको अलग किया बल्कि ना और उसके साथ-साथ मुझे ओहदे से भी अलग कर दिया अच्छा। और मुझे अफ़सर-ए-बकार-ए ख़ास कर दिया गया।
ये तो इज्जत वालों को पोजीशन मिलती है। मेरे बाप ने 2.5 साल किया था, उन्होंने भी एक वजीर को मना कर दिया था मुंह के ऊपर उसके, तो वो भी काफी अच्छा वो सूरत खैर खास है। 3 बेहतरीन आपको एम्प्लॉयर कौन से मिले पूरे करियर में? देखिए, मैं इसको ये कहूंगा कि मुझे सेल्समैन वाइट ने बनाया, सेल्समैन बॉयज ने बनाया। कोई शक नहीं, मुझे सेल्समैन वाइट ने बनाया। और जो मुझे सेल्स मैनेजर या एक अच्छा मैनेजर कैसा होता है वो मुझे DHL ने बनाया। अच्छा। और जिंदगी का सबक मुझे PIA ने पढ़ाया, और वो सबक पढ़ाया जो शायद मैं अगर PIA में ना आता तो मैं ना पढ़ सकता। वो जो कहते हैं ना, जो एक मशहूर कहावत है कि काजी जी का कुत्ता मरा तो सारा शहर पहुंच गया, और काजी जी जब खुद मर गए तो 4 लोग कंधा देने के लिए नहीं थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। सोहेल साहब, क्योंकि आपने पहले अपने पसंदीदा 3 एम्प्लॉयर के नाम बता दिए, तो मैं दूसरा सवाल आपसे नहीं करूंगा कि आपके नापसंदीदा 3 एम्प्लॉयर कौन से थे, क्योंकि पहले 3 में आपने अलमीजान को नहीं लिया, इसका मैं डायरेक्टर था। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसको आखिरी 3 में लेकर जाएं। तो मैं ख्याल इसको भी हम यहीं पे रोकते हैं, और फिर अब इसको गुफ्तगू तो भी शो ही नहीं हुई है। जी, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे बिल्कुल। अभी तो बहुत कुछ अभी तो तमीज है ये। जी।